नमस्कार दोस्तों। ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि एक नौजवान क्रांतिकारी के लहू और विचारों की आग से लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं शहीद ए आज़म भगत सिंह की। भगत सिंह का नाम लेते ही हमारी नसों में देशभक्ति का एक अजीब सा उबाल आता है। हमारी आंखों के सामने एक जोशीले नौजवान की तस्वीर उभरती है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। लेकिन क्या भगत सिंह सिर्फ एक जज्बाती क्रांतिकारी थे, या फिर उनके इस बलिदान के पीछे एक गहरा चिंतन, एक सोची समझी विचारधारा और एक स्पष्ट राजनैतिक दर्शन भी था? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारा माध्यम बनेगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पुस्तक, हंसराज रहबर द्वारा लिखित भगत सिंह, एक ज्वलंत इतिहास। यह किताब भगत सिंह को एक नए और गहरे परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। उन्हें एक भावुक नायक से कहीं आगे एक गंभीर विचारक, एक दृढ़ समाजवादी और एक परिपक्व क्रांतिकारी के रूप में स्थापित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह वैचारिक यात्रा और जानते हैं भगत सिंह के उस ज्वलंत इतिहास को जिसे हंसराज रहबर ने बड़ी ही बेबाकी और गहराई से हमारे सामने रखा है। पुस्तक का विस्तृत सारांश। हंसराज रहबर की कृति भगत सिंह, एक ज्वलंत इतिहास, शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके क्रांतिकारी संघर्ष और उनकी वैचारिक यात्रा का एक गहन और विश्लेषणात्मक दस्तावेज है। यह पुस्तक भगत सिंह को केवल एक बलिदानी वीर के रूप में चित्रित करने की पारंपरिक सीमा को तोड़ती है और उन्हें एक प्रबुद्ध, अध्ययनशील और प्रतिबद्ध समाजवादी विचारक के रूप में प्रस्तुत करती है। रहबर का मुख्य उद्देश्य उस प्रक्रिया को उजागर करना है जिसके माध्यम से भगत सिंह एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी से विकसित होकर एक मार्क्सवादी लेनिनवादी चिंतक बने, जिनका अंतिम लक्ष्य केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति पाना नहीं बल्कि एक शोषण मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना करना था। पुस्तक को हम कुछ प्रमुख खंडों में विभाजित करके समझ सकते हैं। खंड 1, पारिवारिक विरासत और प्रारंभिक जीवन का प्रभाव। रहबर अपनी बात की शुरुआत भगत सिंह के पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से करते हैं। वह इस तथ्य पर जोर देते हैं कि भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी रगों में देशभक्ति और विद्रोह का खून दौड़ता था। उनके दादा अर्जुन सिंह एक आर्य समाजी थे और सामाजिक सुधारों में गहरी रुचि रखते थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह गदर पार्टी के आंदोलन से प्रभावित थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्षरत थे। पुस्तक बताती है कि कैसे इस माहौल ने बालक भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने बचपन से ही अपने घर में राजनीतिक चर्चाएं सुनी, देश की गुलामी की पीड़ा को महसूस किया और क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान की कहानियों को आत्मसात किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जैसी घटनाओं ने उनके कोमल मन पर एक अमिट छाप छोड़ी और उन्हें क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रहबर यह स्थापित करते हैं कि भगत सिंह का क्रांतिकारी बनना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उनकी परवरिश और उस समय के राजनीतिक माहौल की एक स्वाभाविक परिणति थी। खंड 2, वैचारिक विकास और अध्ययन की भूमिका। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पक्ष भगत सिंह के वैचारिक विकास का चित्रण है। रहबर भगत सिंह को एक किताबी कीड़ा, ए यूनिक बुक लवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए अध्ययन और विचार विमर्श उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि पिस्तौल और बम। राष्ट्रवाद से समाजवाद तक शुरुआत में भगत सिंह भी अन्य क्रांतिकारियों की तरह भावुक राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। उनका उद्देश्य किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। लेकिन धीरे धीरे, विशेष रूप से कानपुर में शचीन्द्रनाथ सान्याल और अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। मार्क्सवाद का प्रभाव। रहबर विस्तार से बताते हैं कि कैसे भगत सिंह ने रूसी क्रांति 1917 और मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के विचारों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि भारत की समस्या केवल राजनीतिक गुलामी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मूल आर्थिक शोषण में निहित है। उन्होंने महसूस किया कि यदि गोरे अंग्रेजों की जगह काले भारतीय शासक बन जाते हैं और शोषण की व्यवस्था वैसी ही बनी रहती है, तो आम जनता, किसानों और मजदूरों के लिए सच्ची आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। क्रांति की नई परिभाषा। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति शब्द को एक नया अर्थ दिया। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन या हिंसा नहीं था। जैसा कि उन्होंने अपने अदालती बयानों में स्पष्ट किया, क्रांति से हमारा अभिप्राय अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था
में आमूल परिवर्तन करना है। उनका लक्ष्य एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना था जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का शोषण असंभव हो जाए। खंड 3, क्रांतिकारी गतिविधियों, विचार और कर्म का संगम। रहबर भगत सिंह द्वारा की गई प्रमुख क्रांतिकारी कार्रवाइयों का वर्णन करते हैं, लेकिन हमेशा उनके पीछे की वैचारिक प्रेरणा को उजागर करते हुए। नौजवान भारत सभा की स्थापना, यह सिर्फ एक क्रांतिकारी दल नहीं, बल्कि युवाओं में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारों का प्रचार करने का एक मंच था। इसका उद्देश्य युवाओं को धार्मिक अंधविश्वासों से निकालकर वैज्ञानिक और तार्किक सोच की ओर ले जाना था। सॉन्डर्स की हत्या 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए की गई यह कार्रवाई केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। रहबर के अनुसार यह बेचू ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दमनकारी चरित्र को एक सीधी चुनौती थी। यह दिखाने का एक प्रयास था कि भारतीय युवा अब और अपमान सहने को तैयार नहीं है। असेंबली में बम फेंकना 1929। यह पुस्तक इस घटना को भगत सिंह की क्रांतिकारी रणनीति के शिखर के रूप में प्रस्तुत करती है। रहबर स्पष्ट करते हैं कि बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते थे कि पूरा देश और दुनिया ब्रिटिश सरकार के उन काले कानूनों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के बारे में जाने जो मजदूरों और आम जनता के अधिकारों को कुचलने के लिए लाए जा रहे थे। इस घटना के बाद उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी ताकि उन्हें अदालत के मंच का उपयोग अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए मिल सके। खंड 4, जेल के दिन और विचारों की पराकाष्ठा। पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा भगत सिंह के जेल जीवन पर केंद्रित है। रहबर बताते हैं कि कैसे भगत सिंह ने जेल को एक अध्ययन केंद्र और वैचारिक संघर्ष के मैदान में बदल दिया। ऐतिहासिक भूख हड़ताल। राजनैतिक कैदियों के अधिकारों के लिए की गई 63 दिनों की लंबी भूख हड़ताल सिर्फ बेहतर सुविधाओं के लिए नहीं थी। यह कैदियों के सम्मान और गरिमा की लड़ाई थी। यह ब्रिटिश न्याय प्रणाली के दोहरे मानदंडों के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध था। अदालती बयान। भगत सिंह ने अपनी अदालतों को क्रांति के प्रचार मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उनके बयान सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं थे, बल्कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और शोषणकारी व्यवस्था पर एक तीखा हमला थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे के नारे को लोकप्रिय बनाया और इसका सही अर्थ जनता तक पहुंचाया। मैं नास्तिक क्यों हूं? रहबर भगत सिंह के इस प्रसिद्ध लेख को उनके वैचारिक शिखर के रूप में देखते हैं। ये लेख साबित करता है कि भगत सिंह की नास्तिकता किसी अहंकार या युवा जोश का परिणाम नहीं थी, बल्कि गहरे अध्ययन, तर्क और चिंतन पर आधारित थी। उन्होंने ईश्वर की अवधारणा को खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि यह मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे यथास्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। वह चाहते थे कि मनुष्य अपनी नियति का निर्माता स्वयं बने और किसी अदृश्य शक्ति के सहारे न रहे। खंड 5, शहादत और विरासत का विश्लेषण। पुस्तक के अंतिम खंडों में रहबर भगत सिंह की फांसी और उनकी विरासत का मूल्यांकन करते हैं। गांधी और कांग्रेस की भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टि। रहबर इस बात की आलोचना करते हैं कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। वह इसे अहिंसक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन के बीच की गहरी वैचारिक खाई के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि तत्कालीन मुख्यधारा की राजनीति क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव से आशंकित थी। विरासत को धूमिल करने का प्रयास। रहबर इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि आज़ादी के बाद की सरकारों ने भगत सिंह को केवल एक वीर नायक के रूप में प्रस्तुत किया और उनके समाजवादी और नास्तिक विचारों को जानबूझकर हाशिए पर डाल दिया। उन्हें डर था कि भगत सिंह के वास्तविक विचार देश में स्थापित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। संक्षेप में, भगत सिंह एक ज्वलंत इतिहास एक ऐसी पुस्तक है जो हमें भगत सिंह की पारंपरिक छवि से आगे देखने के लिए मजबूर करती है। ये हमें बताती है कि भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद होने वाले एक नौजवान नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के एक अग्रणी विचारक थे, जिनकी दृष्टि, अध्ययन और प्रतिबद्धता आज भी प्रासंगिक है। रहबर हमें यह संदेश देते हैं कि भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें केवल पूजना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समझना, उन पर बहस करना और एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने के उनके सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करना है। तो दोस्तों, यह थी हंसराज रहबर की किताब भगत सिंह, एक ज्वलंत इतिहास की एक झलक। जैसा कि हमने देखा,
ये किताब भगत सिंह को सिर्फ एक एक्शन हीरो के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उनके दिमाग और उनके विचारों की गहराई में उतरती है। ये हमें बताती है कि भगत सिंह की क्रांति सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हर उस व्यवस्था के खिलाफ थी जो इंसान का शोषण करती है, चाहे वो विदेशी हो या देसी। रहबर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमने भगत सिंह की असली विरासत को भुला दिया है? क्या हमने उन्हें सिर्फ तस्वीरों और नारों में कैद करके उनके असली विचारों को ताक पर रख दिया है? उम्मीद है इस चर्चा ने आपके अंदर भगत सिंह को और अधिक जानने और समझने की एक नई चिंगारी जलाई होगी। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस महानायक के बौद्धिक और वैचारिक पक्ष को समझना चाहते हैं, तो हंसराज रहबर की यह किताब आपके लिए अनिवार्य है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और किताब पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं, तो हमें लिखने में संकोच न करें। ओपन फॉर लर्न से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, क्योंकि सीखना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जय हिंद।